सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू अनुमा आज आपके बीच नमक का दरोगा जिस पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं के प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हूँ। और आपके बीच क्योंकि हम लोग इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। इसके प्रश्नोत्तर का पाठ रह गया था, प्रश्नोत्तर रह गया था, जिसे हम समझने का इस कक्षा में प्रयास करेंगे और उसे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो कहानी का सबसे प्रमुख पात्र जो हम लोगों ने देखा था सारे पात्रों में, मुंशी वंशीधर, चूंकि नमक का दारोगा शीर्षक ही उनके व्यक्तित्व पर दिया गया है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित हमें मुंशी वंशीधर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, धर्मपरायण व्यक्ति हैं। तो इनके ये तीनों गुण हमें सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व के कौन से दो पक्ष उभर कर आते हैं? कहानी में हमने देखा था कि एक जगह पंडित आलोपी दिन अपने माल को बचाने के लिए, अपने सामान की रक्षा करने के लिए, जो वह नमक की कालाबाजारी कर रहे हैं, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वह 40 से 1000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक रिश्वत देने को तैयार होते हैं ताकि किसी तरह उनका मान सम्मान बच जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में उनका नाम है। पर जब नमक की कालाबाजारी में वो पकड़े जाते हैं, मुंशी वंशीधर उन्हें पकड़ लेते हैं और किसी भी तरह से तैयार नहीं होते कि मामला किसी तरह आंतरिक बातचीत से सलट जाए, रिश्वत ले देकर, पैसे ले देकर लेन देन पर सलट जाए। तो एक उनका वो रूप है जहां वो नमक के दारोगा को रिश्वत देते नजर आते हैं। दूसरा रूप हम देखेंगे जब वह मुकदमा जीत जाते हैं, मुकदमा जीतने के बाद भी मुंशी वंशीधर के घर जाते हैं। घर जाकर उन्हें अपने सारी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करते हैं और उनके इस व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का सम्मान करते हुए यह कहते हैं कि मैं सारी संपत्ति देकर भी ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं पा सकता। तो इस तरह से बच्चों पहला इनमें एक सम्मानित रुतबे वाला चापलूसी धनी व्यक्तित्व नजर आता है और दूसरे पक्ष में पंडित आलोपी दिन में उनका किसी व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, ईमानदारी आदि मानवीय गुणों का सम्मान करने का जज्बा नजर आता है। ये दो पक्ष है पंडित आलोपी दिन के, इन्हें आपको लिखना होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसे वृद्ध मुंशी क में है, वृद्ध मुंशी। प्रश्न कहता है कि ये जो पात्र आपको दिए गए हैं, समाज के जो भी पात्र हैं इस कहानी में, किस समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते रहते हैं, मतलब वो उसका प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं इस कहानी में। तो आपको बताना है कि जो पात्र नीचे दिए गए हैं वह वस्तुतः किस विशेषता को, समाज की किस विशेषता को उजागर करते हैं। ठीक है। पहला है क में वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी हमारे लिए किस तरह उपस्थित होते हैं हमारे समक्ष? वृद्ध मुंशी समाज में जो रिश्वतखोरी व्याप्त है और उसको जो बढ़ावा देने की तबीयत है उसका प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं। वो कहते हैं ना कि मासिक आय तो पूर्णमासी की चांद होती है। ठीक है, पूर्णमासी के चांद जैसा होता है, यानी कि वो एक बार दिखता है और क्रमशः घटता जाता है। लेकिन चढ़ावा जो होता है, बाहर ऊपरी आमदनी,
वो तो क्या बात है। ठीक है, तो बच्चों दूसरा है वकील। वकील के माध्यम से हमें यह पता चलता है, देखिए जब भी मुकदमा होता है तो दोनों साइड के वकील होते हैं, एक सच के पक्ष का होता है, एक जो गलत का पक्ष साथ देता है। तो वकालत पेशा क्या है, वह पैसे के लिए अपनी बात को साबित करने का प्रयास करता है कि चाहे वह गलत है तो भी वह अपनी बात को, अपने पक्ष को इतनी मजबूती से रखता है, तकनीकी विशेषताओं से समाहित करके रखता है कि वह जीत जाए। क्या करता है, धन के लिए करता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है। ठीक है, तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ को वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होती है, भीड़ बस भीड़ होती है, वह सिर्फ मजे लेने के लिए आती है। लेकिन भीड़ से जो लोग निकलकर आपके साथ खड़े होते हैं वह ही वास्तव में व्यक्ति होता है। तो कहने का मतलब है भीड़ को वास्तविक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, वह बस उसमें मसाले लगाकर मनोरंजन के लिए कोई अवसर चाहती है। और यहाँ शहर की भीड़ इसी सच्चाई को उजागर करती है। पंडित आलोपीदीन बिल्कुल सच्चे व्यक्ति हैं, उनकी सारी बात सच्ची है, लेकिन भीड़ यह देखने में मग्न है कि किस तरह एक सच्चे व्यक्ति को छोड़कर पंडित आलोपीदीन की पूजा हो रही है और न्याय या फैसला भी पंडित आलोपीदीन के पक्ष में ही जाता है। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रश्न थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। यह उदाहरण आपके नमक का दरोगा कहानी से दिया गया है, क्योंकि चर्चा उसी कहानी पर हो रही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि यह उक्ति किसकी है, यह किसने कहा। यह वृद्ध मुंशी जी ने अपने बेटे को कहा है। ठीक है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, आपको बताया गया। जिस तरह पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा की रात पूरा दिखता है और धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक उसी तरह मासिक आय भी महीने के आखिरी में पूरा इकट्ठा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वह घटता जाता है, इसीलिए उसे पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। बताइए, आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं सहमत है ना। तो हमें यह लिखना होगा, क्योंकि यह इस पाठ में हमें कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी और मानवीय भावों को अपनाने की बात कही गई है, इसलिए हम यह उत्तर यहाँ देंगे कि नहीं, एक पिता को अपने पुत्र से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। 5वां प्रश्न है बच्चों, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। क्योंकि इस कहानी में एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दरोगा, नमक के दरोगा को दिखाया गया है, के व्यक्तित्व को, उसके घटनाक्रम को, उसके जीवन के घटनाक्रम को दिखाया गया है, और यह बताया गया है कि कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का फल एक न एक दिन आपको जरूर मिलता है और अवश्य मिलता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक नमक के दरोगा के अलावा ईमानदार दरोगा या कर्तव्य परायण दरोगा भी रखा जा सकता है। और अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में आलोपीदीन द्वारा वंशीधर की नियुक्ति के पीछे क्या कारण हो सकते हैं,
तर्क सहित उत्तर दीजिए, आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। ठीक है, तो नियुक्त करने के पीछे जैसा कि हम लोग कहानी के चर्चा में भी जान चुके हैं और अभी भी क्रमशः यह देख ही रहे हैं कि मुंशी बंशीधर की कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, उनकी सच्चाई के बावजूद मुंशी बंशीधर को सजा सुनाई जाती है ना। वो रुतबे वाले व्यक्ति से उलझ जाने के कारण, क्योंकि रुतबे वाले व्यक्ति से अदालत भी नहीं उलझ पाती और मुंशी बंशीधर को निलंबन का फरमान यानी उनका सस्पेंशन लेटर आ जाता है। ऐसी स्थिति में पंडित आलोपीदीन जिस तरह उन्हें अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करते हैं, ठीक है, वह उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठता को देखते हुए ही करते हैं। और अगर हम भी होते तो कुछ ऐसा ही करते, है ना। और यदि मन में ये विचार आ रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, तो आप मन में यह विचार लाने का प्रयास कीजिए कि आप भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यही नीति संगत है। ठीक है, धन्यवाद। पाठ के आसपास और समझाइए तो जरा, ये अगली कक्षा में